हेलो एवरीवन, आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 13 है। ठीक है, व्हेन द अर्थ शूक। ठीक है, तो जब धरती पूरी हिल गई, तो 26 जनवरी 2001 के बारे में अगर आप जानते हैं तो कच्छ गुजरात में जो एक रीजन है वहां पर है ना बहुत ही बुरा भूकंप आया था। ठीक है, इतना बुरा भूकंप आया था कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो जब भी कभी भूकंप आए तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए, फटाफट आपको है ना एक खुले मैदान में चला जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आपको है ना कोई स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे छुप जाना चाहिए। जैसे आपके घर पे कोई टेबल है, उसके नीचे आपको बैठ जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसी चीज होनी चाहिए जो ना स्लिप अवे नहीं होता, यानी कि वो ना एक जगह से जाके यहाँ पे दूसरी जगह नहीं गिर जाए। ठीक है, तो जब तक है ना शेकिंग रुकनी चाहिए, आपको उस टेबल के नीचे अपना सर हेड डाउन करके बैठे रहना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, जैसे इस पिक्चर को ध्यान से देखे, तो जब भी भूकंप आए तो आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जब किसी एरिया में ना बारिश नहीं होती है तो वहां की जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट आ सकता है। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है, फेमाइन पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसी के पास है ना खाना ही नहीं होता, क्योंकि खाना उगा ही नहीं है, फसल उगी नहीं पाई है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा भुखमरी फैल जाती है। ठीक है, फेमाइन का मतलब होता है जब है ना बहुत ज्यादा कमी पड़ जाए खाने की, यानी कि फूड प्रोडक्शन इतना लो हो कि जो कंट्री के लोग हैं उनको फूड मिल भी ना पाए। सोचो, आपके हमारी कंट्री में ना बहुत ज़्यादा गेहूं और चावल उगते हैं, अगर कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इतना चावल ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, इतना गेहूं ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे कि हमारे देश के लोग खाना खा पाए। तो उस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, फेमाइन बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है, तो आपको पता है ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, ये किसने लिखी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो इंडिया के है ना पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपके मुंह से जो हवा बाहर आ रही होती है वो ठंडी हो सकती है या फिर गर्म हो सकती है, इस बात पे डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। तो इस बात को ना ऐसे नोटिस करिए, जब है ना बहुत ठंड होती है, ठीक है, जैसे अभी बहुत ठंड आ गई है, तो आपके मुंह से अगर आप हवा को बाहर निकालेंगे ना तो आप देखोगे कि आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ही गर्म हवा बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है। गर्मी में इसका अपोजिट हो रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है इस वाले चैप्टर में, क्या बताया उन्होंने कि जब है ना आप हवा बाहर छोड़ते हो और वो है ना शीशे पे आपने छोड़ी, ठीक है, तो शीशा ठंडा होता है, आपके मुंह से जो बाहर आई वो गर्म है, हवा बाहर आई वो गर्म है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके साथ है ना कुछ वाटर वेपर आएंगे जो है ना छोटे छोटे ड्रॉप से बन जाएंगे। आपको पता है ना शीशे पे फिर थोड़ी देर के बाद है ना आपको ड्रॉप्स दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडा है, शीशा जो है वो ठंडा है। ठीक है, इसकी वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि ग्लास के ऊपर है ना एक लेयर सी जम गई है। ठीक है, जो लोग चश्मा पहनते हैं उनके साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, आपको पता है अगर आपको अपने दिल की धड़कन सुननी है, ठीक है, तो जो डॉक्टर आप डिवाइस यूज करता है आपके दिल की धड़कन सुनने के लिए, उसको हम बुलाते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो डॉक्टर अपने गले में डाल के घूम रहा होता है ना, उसको, उस डिवाइस को हम क्या बुलाते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो हल्की हवा होती है वो ऊपर जाती है, ठीक है, और जो भारी हवा होती है वो नीचे आती है। कोई भी चीज अगर हल्की होती है तो वो ऊपर जा रही होती है ना, ऊपर उठती है। ठीक है, और जो चीज भारी होती है वो नीचे गिर रही होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हवा के साथ भी होता है। उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है बाय हु विल डू दिस वर्क, ये काम कौन करेगा। ठीक है, तो आपको पता है टीचर को है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाना होता है, बच्चों को सेंसिटाइज करना होता है किन के बारे में, बहुत सारे प्रोफेशन के बारे में, जिनमें से एक प्रोफेशन है क्लीनिंग वर्कर। तो आपको पता है जब भी आपके घर पे कोई कचरा कलेक्ट करने के लिए आता है तो आप बोलते हैं कचरे वाले भैया हैं। क्यों कचरे वाले भैया क्यों है? वो तो कचरा कलेक्ट करने आते हैं, वो तो सफाई वाले हुए ना। ठीक है, वो तो सफाई करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के जो एक फ्रेंड है जिनका नाम है महादेव भाई, उनका जो बेटा है नारायण, वो है ना गांधी जी के साथ रहा था जब वो छोटा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को है ना अनटचेबिलिटी के बारे में बताना चाहिए। तो अनटचेबिलिटी क्या होता है, तो आपको पता है ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जहाँ पे ना वो लोग जो कूड़ा उठाने वाला काम करते थे, ठीक है, उनको है ना अनटचेबल समझा जाता था। ठीक है, उनको बोला जाता था कि अगर ये किसी को छू लेंगे तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस थी, गांधी जी ने ना इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट बहुत फाइट किया और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है वो गोरेगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और हमारा जो संविधान है वो उन्हीं की लीडरशिप के अंडर बना। ठीक है, उन्होंने ही सारा गाइडेंस प्रोवाइड किया। ठीक है, उन्होंने ना अनटचेबिलिटी अपनी लाइफ में बहुत देखी। ठीक है, वो जब स्कूल जाना शुरू किया उन्होंने, तो वहां भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, टीचर्स उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, स्टूडेंट्स भी उनके साथ बहुत बुरा, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अक्रॉस द वॉल, दीवार के पार। ठीक है, तो अफसाना और नागपड़ा बास्केटबॉल टीम कहाँ की है? मुंबई की है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरिया टर्मिनस, ये जगह भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? मुंबई के जगह है ये।
ठीक है। शोलापुर जो एक जगह है वो भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और आपको पता होना चाहिए जो नागपुर है वो भी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को है ना आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो गेम्स के बारे में ना अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। और बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, ये बात भी कर सके। तो आपको पता है ना कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें ना ऐसा बोला जाता है कि ये गेम ना लड़के ही खेलते हैं, ठीक है। तो जो बच्चू खान प्लेग्राउंड है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। और इस स्टेडियम का नाम बच्चू खान किनके नाम पे पड़ा है, एक कोच के नाम पे जिनका नाम क्या था, मुस्तफ़ा खान। तो आपको पता है बहुत सारे स्टेडियम ऐसे होते हैं ना जो हम किसी के नाम पे रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे दिल्ली में जो स्टेडियम है उसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। तो अरुण जेटली आपको पता है ना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनके नाम पर अब ये स्टेडियम हो गया है, ठीक है। तो कोई भी जो फेमस पर्सनैलिटी होती है उनके नाम के ऊपर उनको रिस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके नाम पे कुछ प्लेसेस का नाम रख देते हैं, ठीक है। फिर है नो प्लेस फॉर अस, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो आपको पता है खेड़ी विलेज एक जगह का नाम है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है, ठीक है। तो नदी के ऊपर जब बांध बनता है तो वहाँ के जो एरिया के लोग होते हैं उनको है ना वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि डैम बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें इतना सारा जो आसपास के एरिया होते हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको है ना यहाँ से हटना होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है। तो उनको अपना गांव छोड़ के अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ रहा है। उसके बाद है अ सीड्स टेल अ फार्मर स्टोरी, ठीक है। अ सीड्स टेल अ फार्मर स्टोरी जो है यानी कि बीज जो है वो एक किसान की कहानी बता रहा है। तो ये एक जगह का नाम है बंगाम, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। आपको पता होना चाहिए वलसाड़ भी गुजरात में है, ठीक है। अहमदाबाद भी गुजरात में है, ठीक है। क्योंकि ईवीएस के चैप्टर्स को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लेसेस के नाम आ चुके हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्लेस कहाँ कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। अब क्या होता था पहले टाइम पे, क्या करते थे लोग, जो सूखी लौकी होती थी ना उसको है ना मिट्टी से कवर कर देते थे और उसके अंदर है ना अच्छी क्वालिटी के बीज को स्टोर करके रखते थे, ठीक है। आपको पता है ना जब हम कोई भी बीज स्टोर कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है ना किसी ड्राई प्लेस पे रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो आज तो हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर बॉक्सेस अवेलेबल है। तो पुराने लोग क्या करते थे, वो ना सूखी लौकी को लेते थे, उसके ऊपर है ना मिट्टी की कवरिंग कर देते थे और उसके अंदर बीज को स्टोर करके रखते थे, ठीक है। और जो नीम के पत्ते होते हैं, ठीक है, नीम के पत्ते आपको पता है ना बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो वो है ना कीड़ों से बचाते हैं। तो नीम के पत्ते भी हेल्प करते हैं सीड की, किससे, इंसेक्ट से बचने में, ठीक है। उसके बाद है ना ऊंधिया एक टाइप की डिश होती है जो कहाँ पे खाई जाती है, गुजरात में खाई जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी सब्जियां डाली जाती है एक मिट्टी के घड़े में, ठीक है, उसमें मसाले डाले जाते हैं और इसको है ना क्ले पॉट को कवर करके इसको कोयले पे पकने के लिए रख दिया जाता है, उल्टा करके अपसाइड डाउन पोजीशन में। यानी कि आपने है ना क्या किया, एक मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें सब्जियां डाली, उसमें मसाले डाले, उसको ऊपर से कवर किया और उसको है ना उल्टा करके कोयले पे रख दिया, ठीक है। और इस डिश का नाम ऊंधिया इसीलिए पड़ा है क्योंकि गुजराती में ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन, ठीक है, उल्टा कर देना, ठीक है। ऊंधिया को है ना बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, ठीक है, जो है ना चूल्हे पे फ्रेशली बनाई जाती है। उसके बाद है क्रोटन प्लांट। तो क्रोटन है ना एक प्लांट का नाम होता है, आपके घर में भी शायद आपने ये प्लांट देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके ना बहुत ही कलरफुल लीव्स होती हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर लीव्स होती है इसकी। अब ये क्रोटन प्लांट है ना हमारे किस काम का है, तो क्रोटन प्लांट को है ना फार्मर क्या करता है, अपने खेत के साइड में लगा लेता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रूट होती है ना, इसकी जो जड़ होती है वो बहुत नीचे नहीं जाती है, ग्राउंड में बहुत ऊपर रहती है। तो जैसे ही है ना मिट्टी का पानी सूख जाएगा तो ये प्लांट की जो पत्तियां है वो है ना थोड़ी ऐसे झुकने लग जाएंगी, ठीक है। तो इससे है ना सिग्नल मिल जाता है फार्मर को कि मेरे को है ना पानी दे देना चाहिए अपने खेत को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कभी कभी हम खेत में बहुत पानी देते हैं, कभी कभी बहुत कम पानी देते हैं, तो हमें है ना ये इंडिकेटर की तरह काम करता है, ये हमें बता देता है कि आपको इस टाइम खेती में पानी दे देना चाहिए। अब देखो ऐसा दिखता है क्रोटन प्लांट, आप सबके घरों में होगा शायद, या फिर आपने देखा होगा, ये वाला प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फार्मर की बहुत मदद करता है, क्योंकि फार्मर के पास ये प्लांट होता है उसने अपने खेत में लगा रखा होता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसे अपने खेतों को कब पानी देना है। जंगल किसके हैं, ठीक है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है जंगल किसके हैं। तो यहाँ से है ना जो क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। तो जो कुड़ुक है वो एक कम्युनिटी है आदिवासी पीपल की जो झारखंड में रहते हैं और इनकी जो भाषा है वो भी कुड़ुक होता है। तो आपको बार बार सीटेट अपने एग्जाम में पूछता है कि कुड़ुक लैंग्वेज कौन बोलता है, ठीक है। तो झारखंड के जो आदिवासी है वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं और उनकी कम्युनिटी का नाम भी क्या है, कुड़ुक। इनकी भाषा में कुड़ुक लैंग्वेज में ना तोरांग का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो वो ना पूछ लेते हैं कौन सी भाषा में तोरांग का क्या मतलब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जंगल को है ना तोरांग बुलाते हैं, कौन सी भाषा में, कुड़ुक भाषा में, ठीक है। उसके बाद है ना राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। अब इसको ना ध्यान से पढ़ेगा, उन्होंने इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी पेपर में, अगस्त वाले पेपर में,
ठीक है। तो जो लोग है ना 25 साल, उन्होंने क्या किया था ना यहाँ पे 25 साल के बजाय 15 साल लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग है ना 25 साल से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनका है ना फॉरेस्ट की लैंड पे और वहाँ पे जो उगता है उस पे हक होता है, ठीक है। उनको है ना हम वहाँ से हटा नहीं सकते और उनको है ना प्रोटेक्शन देते हैं हम, किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। यानी कि हम लोग उनको कहते हैं आप जंगलों में रह रहे हैं, आपको 25 साल हो गया, तो वहाँ पे जो उग रहा है ना उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई प्लांट उग रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं, वहाँ पे चारा उग रहा है वो आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 जो आया था वो कितने सालों के बाद कहता है ये बात, 25 साल आपको वहाँ रहते हुए हो जाने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया, उन्होंने लिखा कि 15 साल के बाद आपको जंगल में राइट मिल जाता है। तो ये गलत बात है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है ना 1 टिन ऑफ लैंड किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक एरिया जिसपे ना आप 1 टिन ऑफ सीड्स डालते हैं उसको है ना हम 1 टिन ऑफ लैंड बुलाते हैं। यानी कि आपने एक टिन लिया, उसमें जितने बीज थे वो आपने जितने लैंड पे गिरा दिए उसको हम क्या बुलाएंगे, 1 टिन ऑफ लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है झूम फार्मिंग। तो आपने झूम फार्मिंग के बारे में बहुत बार सुना होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक क्रॉप को कट करने के बाद है ना कुछ सालों के लिए इस जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, कुछ भी यहाँ नहीं उगाया जाता और ये लोग है ना इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना जो बैम्बू, वीड्स वो प्लांट होते हैं जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं जिनको हमने नहीं उगाया लेकिन वो अपने आप उग गए हैं। इनको है ना वो उखाड़ते नहीं है, क्या करते हैं इनको ऊपर से कट करते हैं और जला देते हैं, ठीक है। और जो अब जला दिया तो राख बनेगी ना, तो राख से क्या होता है, लैंड जो होती है वो फर्टाइल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि कभी कभी है ना हम अपने पौधों में राख को भी डालते हैं एज फर्टिलाइजर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब लैंड फार्मिंग के लिए रेडी हो जाती है, इसको है ना पूरे अच्छे से डीपली प्लग नहीं किया जाता, बहुत ही लाइटली हम इसको डग करते हैं और इस पर सीड डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट आ गए उनको वो पुल नहीं करेंगे, क्या करेंगे ऊपर से बस कट कर देंगे और मिट्टी में उनको मिले रहने देंगे। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल बनती है। अब ऐसा क्यों होता है, आपको पता है हमारे जो प्लांट की लीव्स होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे आप सोचो आपके पेड़ से है ना बहुत सारे पत्ते गिरे और आप उस पत्तियों को है ना अपने पेड़ के नीचे ही दबा दो, तो थोड़े दिन के बाद है ना बहुत अच्छी खाद वहाँ पे बन जाएगी, पत्तियों का खाद बन जाएगा बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो वो सेम प्रैक्टिस यूज करते हैं किसमें, झूम फार्मिंग में। अब झूम फार्मिंग जो है मेनली इंडिया में कहाँ की जाती है, मिजोरम के लोग करते हैं और ये मोस्टली क्या उगाते हैं, चावल उगाते हैं, ठीक है। तो जब ये लोग है ना अपने चावल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो एक स्पेशल डांस करते हैं जिसको क्या बुलाते हैं, चिराओ डांस। तो आपसे ना एक मार्क में पूछा जाएगा कि चिराओ डांस कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मिजोरम में, ठीक है। तो ये डांस कैसे होता है, ये लोग है ना अपने हाथों में बैम्बू स्टिक्स पकड़ते हैं और डांस करते हैं। अब इस पिक्चर को देखिए, ऐसे डांस कर रहे होते हैं, इस डांस को क्या बुलाते हैं, चिराओ डांस। कहाँ पे होता है ये, मिजोरम में। और झूम फार्मिंग भी मेनली कहाँ की जाती है, मिजोरम में। इनकी जो मेन फसल है जो ये उगाते हैं उसको क्या बुलाते हैं, चावल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लाइक फादर लाइक डॉटर, ठीक है। तो आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है जब कोई आपको देखता है तो वो बोलता है कि तुम्हारे आंखें ना बिल्कुल अपने पापा जैसी हैं, तुम्हारी जो नाक है वो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो ट्रेट्स जो हमें हमारी जनरेशन मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उनको हम बुलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। जैसे कि आपकी आंखों का कलर हो सकता है, आपके बालों की क्वालिटी हो सकती है, आपके स्किन का कलर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है ना जब हम लाइफ में बहुत सारे नई चीज़ें खुद सीखते हैं उनको हम बुलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, हमने उनको एक्वायर किया। सोचो आप है ना बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मम्मी पापा भी सिंगर हो, ठीक है। हो सकता है कि वो हो, लेकिन ये है ना एक ऐसी एबिलिटी है जो आपने एक्वायर किया। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनके पेरेंट्स क्रिकेट नहीं खेलते थे लेकिन वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है। और जो पोलियो होता है, पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें ना आपके पैर खराब हो जाते हैं, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। पोलियो वायरस से होने वाली डिजीज है और ये इनहेरिट नहीं होती। यानी कि ये कोई बच्चा है उसके आज पैर खराब है ना अगर पोलियो की वजह से, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो बच्चा पैदा होगा उसके भी मतलब पैर खराब होंगे, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होंगे, आपकी वजह से पास नहीं होंगे, सामने वाले का इंटरेस्ट है वो सीखना चाहे तो अलग बात है, ठीक है। अब ये सब कुछ हमें बताया किसने, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में। ऑस्ट्रिया वियना में ये एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए। इन्होंने है ना पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटिवम है, आपको पता होना चाहिए कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सेटिवम। और इन्होंने ना उनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे उन्होंने काम किया, 7, ठीक है। और इन्होंने ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए और इसकी वजह से इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि हम कौन से ट्रेट्स हमारे अंदर
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है, हमारी हाइट इतनी बड़ी क्यों रह जाती है, इतनी छोटी क्यों रहती है, ये सारी की सारी बातें पहले हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कोई, लेकिन जब इन्होंने ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए उसके बाद से हम ये सारी बातें समझ पाए। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल। उन्होंने किस प्लांट पे काम किया था? पी प्लांट पे, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटिवम है। ठीक है, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। उसके बाद है ऑन द मूव अगेन, ये नेक्स्ट चैप्टर जो है। ठीक है, तो आपको पता है गन्ने की जो खेती होती है, अगर आपके एरिया में गन्ने की खेती होती है तो उसको है ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, गन्ने की खेती को है ना बहुत पानी चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद है ना पूरन पोली। तो पूरन पोली क्या होती है? एक मीठी रोटी होती है जिसको है ना गुड़ के साथ बनाया जाता है। ठीक है, गुड़ और ग्राम के आटे को यूज करके बनाया जाता है, यानी कि आप गुड़ का पानी यूज करोगे उसको बनाने के लिए, इसलिए ये मीठी रोटी होती है। और इसको है ना एक बहुत ही स्पाइसी कड़ी के साथ खाया जाता है, और ये ना महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है। ठीक है, पूरन पोली है ना महाराष्ट्र में खाई जाती है, एक मीठी रोटी है ये। अब कारवा क्या होता है? कारवा एक ऐसा कार्ट होता है जिसके अंदर है ना वो सारी फैसिलिटीज होती है जो एक इंसान को अपने लाइफ के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है यहाँ पे। जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को है ना बैक एंड फोर्थ एक झटके में घुमा सकती है। ठीक है, और मैना जो है वो दूसरों की साउंड भी निकाल सकती है, मिमिक कर सकती है दूसरों की साउंड। ठीक है, उसके बाद जो आउल होता है वो अपनी नेक को है ना बहुत हद तक पीछे मोड़ सकता है। कितने हद तक? 270 डिग्री तक। ठीक है, तो आपको पता है ना, आप अगर अपनी गर्दन को मोड़ने की कोशिश करोगे ना तो एक पॉइंट के बाद ना आप अपनी गर्दन को नहीं मोड़ पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो उल्लू होता है वो क्या करता है? 270 डिग्री तक वो अपनी गर्दन को पीछे मोड़ सकता है। ठीक है, और मैंने ना वो है ना आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन है जो बैक एंड फोर्थ अपनी गर्दन को घुमा सकता है, एक ही जर्क में घुमा सकता है, तो मैना। ठीक है, कौन है जो बहुत हद तक अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है? अराउंड 270 डिग्री। ठीक है, कभी वो 270 डिग्री लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे लार्ज एक्सटेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि उल्लू की बात हो रही है। थैंक यू, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ है ना हमारे ईवीएस की 3rd to 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। मैंने ईवीएस पेडागोजी का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों अपलोड कर दिए हैं। इसी के साथ हमारा ईवीएस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे